नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपने पर्सनल लोन लिया है, अब तक टाइम से भरा पर अब आगे भर पाना मुश्किल लग रहा है? अब ऐसे में बैंक एनबीएफसी की कार्रवाई से, रिकवरी एजेंट की कॉल से, हैरासमेंट से किस तरह बचा जाए? क्यों बैंक एनबीएफसी अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में सेटलमेंट करता है जबकि वो लीगल एक्शन लेकर पूरा पैसा रिकवर कर सकता है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। जब बैंक आपको लोन देता है तब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती है और बैंक उसके आधार पर आपको लोन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करता है। आपका सिविल बहुत अच्छा होता है उस टाइम पे, तो बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी ऑफर करता है। और कई बार तो आपको लोन देने के लिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी ऑफर करता है कि आपका इतना अच्छा सिविल है, आपका इतना अच्छा लोन जो है हम सैंक्शन करा देंगे, आप लोन ले लो। बस उस टाइम तो उनका यही रहता है कि जैसे तैसे आप लोन ले लो। अब ऐसे में लोन लेने से बैंक को क्या प्रॉफिट होता है? जब आप लोन लेते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो कहीं ना कहीं बैंक का प्रॉफिट होता है। इसलिए बैंक आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स देता है और आपको लोन लेने के लिए बोलता है। कई बार आपको ज़रूरत होती है तब आप लोन लेते हैं, बट कई बार आपको ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ऑफर आ रहा है, ले लेते हैं, भर देंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि उस टाइम तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी होती है कि आपको लगता है कि आप लोन भर देंगे। तो ऐसे में आप जो लोन आपको ऑफर हो रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं होते हुए भी आप ले लेते हैं। मैंने कई बार देखा है, लोग वेडिंग करने के लिए लोन लेते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोन लेते हैं, टूर वेकेशन के लिए लोन ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम नहीं है, आप लोन ले सकते हो। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है और आप लोन की ईएमआई भर पाने में असमर्थ होते हैं। उस समय तो लगता है कि किस तरीके से ये जो लोन के जंजाल में हम फंस गए हैं, इससे निकले, बस कैसे भी निकल जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब डिफॉल्ट करते हैं और वो आपके सिविल में दिखता है। अब आपको टेंशन सिविल की भी हो जाती है, क्योंकि सिविल खराब होगा और फ्यूचर में जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी लोन लेने की तब आपको लोन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सिविल खराब होते ही कोई भी बैंक आपको ना तो प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर करता है, ना आपके पास आकर के प्यार से बोलता है कि आओ हम दे देते हैं आपको लोन। वो तो कहता है कि आपका सिविल अच्छा नहीं है, आपको हम लोन नहीं दे सकते, जाओ आप दूसरी जगह जा करके देखो। अब आप तब भटकते रहते हो उस टाइम पे। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर जब तक ज़रूरत ना हो तब तक लोन ना लें, और अगर लेते हैं तो उसका जो भुगतान है वो समय से ज़रूर करें। बहुत से लोग बिजनेस पे लोन लेते हैं, जॉब पे लोन लेते हैं, सैलरी बेसिस पे लोन लेते हैं। तो ऐसे में अगर बिजनेस में कोई घाटा हो गया तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके लोन पे पड़ता है। आपकी अचानक से नौकरी चली गई, उससे भी आपका लोन इफेक्ट होता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं लोन आपका इफेक्ट करता है। वहाँ पे अब उस समय आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप अपनी फैमिली की बेसिक जो नीड्स हैं उनको देखें, आपकी जो बेसिक ज़रूरत है उनको आप देखें, ना कि आप ईएमआई पर ध्यान दें। क्योंकि उस समय तो लगता है कि नहीं, पहले ये ज़रूरत है, हम इसे भरेंगे, बेशक चाहे ईएमआई हम बाद में भर दें। और यहीं से फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, ये बैंक एनबीएफसी वाले जब शुरू में आपसे इतने प्यार से बात करते हैं, उस समय जब आप अपनी जो परिस्थितियां हैं इनको बताते हो तो ये सुनते ही नहीं हैं। एक तरफ से सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें हमारा पैसा चाहिए, आप हमारा पैसा भर दो। अब आप उनको जब बताते हो कि भाई हमारे घर में ये परिस्थिति हो गई है, अभी मैं लोन की ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, तो वो आपकी बातों को ना सुनकर उस टाइम प्यार से तो बात करना, उनकी तो हैरासमेंट शुरू हो जाती है। रिकवरी एजेंट के नाम पे घर पे गुंडे भेजना शुरू कर देते हैं, कॉल्स पे इस तरीके की धमकियां देते हैं। अरे भाई, औकात तक याद दिला देते हैं कि जब लोन भरने की औकात नहीं है तो लोन लिया क्यों। और उस समय
आपको जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा महसूस होता है कि क्या सच में हमारी औकात नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके सामने भी इस तरह की कोई भी परिस्थिति आ गई हो, कोई भी आर्थिक क्राइसिस आ गया हो, तो अगर आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आप बैंक को इंटीमेट करो। बट ऐसे में आपको बेइज्जती महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंडे होते हैं। जो रिकवरी एजेंसी के जो गुंडे, बैंक हायर करती है रिकवरी एजेंसी, और उनके जो गुंडे होते हैं वो आपको कॉल करते हैं। कितने तो रिकवरी एजेंट पुलिस वाले बन करके, वकील बन करके फ़ोन करते हैं और बोलते हैं हम तो गाड़ी लेकर के निकल चुके हैं, आपके घर में बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं विजिट करने के लिए। मुझे मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बताया है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति आई है और आपको भी इस तरीके से बोला गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट जो हैं वो बातें करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको इस तरीके से मेंटली बेइज्जती करते हैं, मेंटली हरास करके, कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बेइज्जती फील करो और कहीं ना कहीं से आप ईएमआई का जुगाड़ करो, पैसे का जुगाड़ करो। एक ईएमआई दे दो, 2 ईएमआई दे दो, कुछ भी पैसा दे दो। मतलब ऐसा कर देते हैं कि आप सच में उस समय परेशान होकर के आप जाते हैं और किसी से पैसा मांगने लग जाते हैं कि भाई हमें ईएमआई भरनी है, पैसे दे दो। आप उस समय भूल जाते हो कि आपकी घर की ज़रूरतें सबसे पहले हैं, ईएमआई बाद में है। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स के थ्रू कहा है कि ईएमआई बाद में है, आपकी फैमिली की बेसिक नीड्स, ज़रूरतें, फैमिली को ध्यान देना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो आप इनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें, इनकी बातों से बिल्कुल भी डरे नहीं। ये इस तरीके की जो टैक्टिक्स अपनाते हैं ये जानबूझ करके अपनाते हैं, क्योंकि इनका पर्पस ही वही होता है कि आपको कहीं ना कहीं पिंच करना है, हर्ट करना है, गालियां तक दे देते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इनका सबसे अच्छा समाधान है इनको हैंडल करो। और हैंडल कैसे रिकवरी एजेंट को करा जाए उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इनको हैंडल जितने अच्छे से कर लोगे आप तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिकवरी एजेंट से। और एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने वाली है या फिर आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, आप कानून का सहारा ले सकते हो। आप प्रायर लीगल नोटिस भेज करके भी बैंक को इंटीमेट कर सकते हो। अगर आपके साथ में हरासमेंट हो रही है तो लीगल हरासमेंट नोटिस दे करके भी इन रिकवरी एजेंट को वहीं के वहीं चुप करा सकते हो। तो जब आपके पास कानून का सहारा लेकर के इनसे बचा जा सकता है तो आप कानून का सहारा लेकर के अपनी मदद कर सकते हो। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, क्योंकि बैंक एनबीएफसी के पास अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो लीगल एक्शन लेने का पूरा राइट होता है, मैं मानती हूँ। और यहाँ पे आपको भी लगता है कि हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक क्या लीगल एक्शन लेगा। बिल्कुल, रिकवरी करने के लिए बैंक के पास जो भी लीगल राइट्स है वो उनका यूज़ करता है, चाहे वो रिकवरी एजेंट भेजकर, चाहे कोई भी सिविल प्रोसीडिंग कर रिकवरी सूट फाइल करके, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके। तो अगर आपके पास इस तरह का किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, चाहे वो आपका आर्बिट्रेशन हो, सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट के तहत हो, 316 318 में भी आ जाता है चीटिंग फ्रॉड में। तो अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है उसका समय से किसी भी एडवोकेट के माध्यम से रिप्लाई ज़रूर करें। इसके बाद अगर बैंक के पास अगर कोई एक राइट बचता है तो वो यही होता है कि अगर आपने ईसीएस मैंडेट लगा रखा है तो वो कोर्ट केस कर देता है, या फिर चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का केस कर देता है। अमूमन जो भी पर्सनल लोन होते हैं उसमें आप ईसीएस मैंडेट देते हो और वहाँ पे सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट रीड विद 138 एनआई एक्ट के तहत में कोर्ट में आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर देती है बैंक एनबीएफसी। अब यहाँ पे कोर्ट केस जब हो जाता है तब सबसे ज़्यादा डर जाते हैं आप सोचते हैं कि अब कोर्ट केस हो गया, अब इस कोर्ट केस से कैसे बचा जाए। आपको यहाँ पे भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट केस हुआ है, मैं मानती हूँ आपकी लीगल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपके लीगल प्रेशर बढ़ जाता है, बट आप ये समझिए कि बैंक का भी उतना ही टाइम, उतना ही पैसा खर्च होता है।
बट क्योंकि बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो रिकवरी करनी है। अब रिकवरी करने के लिए उसके पास जो जो लीगल राइट्स होते हैं वो उनका यूज़ करता है, कोर्ट केस करता है वो, ताकि उसका पैसा कैसे भी करके रिकवर हो जाए। जब बैंक अपनी पूरी कोशिश कर लेती है ना रिकवरी करने की, जो जो उसके लीगल राइट्स हैं, और फिर भी पैसा नहीं रिकवर हो पाता है, तब बैंक सेटलमेंट ही करती है। बैंक सेटलमेंट इसलिए करता है क्योंकि जो केस होता है वो कितने साल तक चले, उतने साल तक उसका जो पैसा है वो भी रिकवर नहीं हो पाता, प्लस में लीगल एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लीगल एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, आपके भी लीगल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बेल करानी है, कोर्ट में आपको अपीयर होना है, वकील अगर कोई हायर करते तो उसके पैसे देने हैं अपीयरेंस के, तो वो लीगल एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हैं। बट उसमें भी आपको समय मिल जाता है, टाइम मिलता है। कितने साल तक कोर्ट केस चलेगा, इस दौरान आप कभी भी अपने जो लोन है उसको सेटलमेंट करके आप क्लोज कर सकते हो। और आप में से बहुत सारे लोगों का जो सवाल होता है वो यही होता है कि हमारी जो लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो गई है, हमें सेटलमेंट करना है और कम से कम में सेटलमेंट करना है। तो कम से कम में लोन सेटलमेंट कैसे करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।